हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया का पद परिचय। तो क्रिया का पद परिचय करने के लिए सबसे पहले किन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, उनको पहचानना, साथ ही वाच्य, काल। जब इन सब का ज्ञान आपको होगा तभी आप क्रियापदों का परिचय कर सकती हैं। तो हम हर बिंदु को लेते हुए अंत में आपको बताएंगे क्रियापदों का परिचय कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि वह शब्द जो किसी कार्य के करने या घटित होने का बोध कराता है वह क्रिया कहलाता है। अब जो क्रिया के भेद होते हैं बच्चों, वो कर्म के आधार पर और उसकी रचना या प्रयोग के आधार पर होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला भेद होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक जिसमें कर्म, जैसे राम पत्र लिखता है, तो यहाँ इसका कर्म क्या है? पत्र। अकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया का कोई कर्म ना हो, जैसे राम हंसता है, तो यहाँ पर जो है कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे इसके प्रयोग के आधार पर भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के सामान्यतः जो भेद माने गए हैं वो है 4 भेद: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा कि कुछ एक क्रिया शब्द मिलकर के एक क्रिया बनेगी। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रोशन घर से लौट आया, तो लौट आया ये 2 शब्द क्रिया शब्द आए हैं और इसको मिलकर एक संयुक्त क्रिया बनी, कौन सी? लौटने की। अब नेक्स्ट आती है आपकी नाम धातु क्रिया। तो क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से जो धातु बनती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द है कोई, उसका इस तरीके से प्रयोग करना कि वो क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली। अब हाथ जो संज्ञा शब्द था उससे क्या शब्द बन गया? हथियाना। ठीक है, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो अपना जो शब्द था उससे क्या, अपना क्या था? सर्वनाम शब्द, और उससे बन गया अपनाना। तो ये कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या? जिसमें किसी के लिए कुछ प्रेरणा हो। ठीक है, तो वो क्रियाएं कैसी होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं जब कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करे, उसको किसी दूसरे के द्वारा कराया जाए, तो वो कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे लिखना से लिखवाना, करना से करवाना। ठीक है, तो ये जो होती है लिखवाना, करवाना, ठीक, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब आता है नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि जो मुख्य क्रिया है उससे पहले होने वाली क्रिया, उससे पूर्व होने वाली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो मुख्य क्रिया है उससे पहले होने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो खाकर इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। श्याम ने घर पहुंचकर फ़ोन किया। ठीक, तो इसमें पहुंचकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब बच्चों क्रिया के अन्य भेद भी हैं। अब वो अन्य भेद कौन से हैं वो हम अब देखेंगे। जैसे मुख्य क्रिया, क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, अथवा कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे राधा दूध लाई, मोहन ने दुकान खोली। ठीक है, तो यहाँ पे लाई और खोली क्या हैं? ये मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है सहायक क्रिया।
जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ वाक्य के निर्माण में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहती हैं। जैसे था, है, रहे, हो। जैसे राम अपना कार्य कर रहा था, हैं, वे जा रही हैं। तो ये मुख्य क्रिया के साथ आकर के उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ये कैसी क्रियाएं हैं? सहायक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है क्रियार्थक संज्ञा, यानी कि वे क्रिया शब्द जो क्रिया होते हुए भी संज्ञा की तरह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वो कैसे कहलाती हैं? वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। तो क्रिया का अर्थ देने वाला वह शब्द जो क्रिया के रूप में होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब टहलना क्रिया है ना, लेकिन यहाँ टहलना को संज्ञा शब्द की तरह प्रयोग करके उसे आगे डिफाइन किया गया है, तो ये क्या हो गई? क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण यानी कि किसी का अनुकरण करना, ठीक, वैसा ही करने की कोशिश करना। तो जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनती हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर बनती हैं, वे क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे थपथप थपथपाना, खटखट खटखटाना, चींची चिचियाना आदि ऐसे बहुत से शब्द बनते हैं बच्चों, है ना। हम रोज़मर्रा में उन्हें बोलते भी हैं, है ना। तो वो कैसी हैं क्रियाएं? अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। अब बच्चों क्रिया के इन भेद को करने के बाद क्रिया का पद परिचय करने के लिए हमें वाच्य को भी जानना जरूरी है। तो वाच्य का क्या अर्थ है? बोलने का विषय। इसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा किए गए जो विधान का विषय है, यानी कि उसके द्वारा किए गए कार्य का जो विषय है, कर्ता है, कर्म है या भाव, तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये वाच्य बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जल्दी ही वाच्य पर हमारी वीडियो आने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होती हैं, तब वहाँ पे क्या हो जाता है? कर्तृवाच्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्रिया सीधे कर्ता पर निर्भर करती है। तो मैंने अभी बताया ना, इसके 3 भेद हैं। तो पहला कौन सा है? कर्तृवाच्य। जैसे राम खाता है, श्याम जाता है, तो यहाँ पे क्रिया का सीधे संबंध किससे है? राम से, कर्ता से। तो ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका भेद आता है वो आता है कर्मवाच्य। जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो, तब उसे क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। यहाँ क्रिया कर्म पर निर्भर करती है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि पुस्तक को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पुस्तक को किसी के द्वारा पढ़ा जाता है ना, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जो पढ़ी जाती है क्रिया किससे जुड़ी हुई है? पुस्तक से। तो ये क्या हुआ? कर्मवाच्य। नेक्स्ट आता है आपका भाववाच्य। यहाँ ना क्रिया कर्म से जुड़ी है, ना कर्ता से जुड़ी है, बल्कि उसमें जो भाव है उससे जुड़ी हुई है, अर्थात किसी भाव की अभिव्यक्ति करती है। जब किसी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं, तो ऐसी क्रिया को भाववाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया मूलतः किससे जुड़ी होती है? भाव से जुड़ी होती है। मुझसे चला नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पे नहीं के ही आए हैं, असमर्थता के ही आए हैं, लेकिन समर्थता की अभिव्यक्ति में भी भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला जाता है, ठीक है, मुझसे खाया जाता है, मुझसे बोला जाता है, ये सब भी किस में आएंगे बच्चों? भाववाच्य में ही आएंगे। प्राय लोग समझते हैं कि असमर्थता की अभिव्यक्ति भाववाच्य, नहीं, समर्थता या असमर्थता दोनों ही भावों की अभिव्यक्ति किस में आती है? वाच्य में आती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे देखेंगे। अब हमने वाच्य समझ लिया और क्रिया का पद परिचय के लिए किसके
बताना और ज़रूरी है काल कौन सा है उसका, काल समय, इंग्लिश में से आप टेंस कहते हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वैसे ही इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्य काल जो समय आने वाला है। जैसे कि राम पढ़ता है वर्तमान काल, राम पढ़ा था भूतकाल, राम पढ़ेगा तो ये क्या हो गया, भविष्य काल। यही देख के आपको क्रिया में पद परिचय करना होगा। अब हम उन मुख्य बिंदुओं को देखते हैं जिनमें क्रिया का पद परिचय किया जाता है। तो हम उसमें सबसे पहले बताते हैं कि क्रिया का प्रकार कौन सा है। अभी हमने इतने सारे जो आपको प्रकार बताए, सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, अनुकरणात्मक है, जो भी है वो आपको यहाँ पर बताना है। मुख्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, जो भी भेद है वो आपको बताना होगा। फिर उसका लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन या बहुवचन, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, काल, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या है, यानी कि वो कर्ता से जुड़ी है या कर्म से जुड़ी है, तो ये सब आपको यहाँ पर बताना होता है। अब मैं आपको यहाँ पर 2 वाक्यों के माध्यम से बताती हूँ। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ हम पद परिचय करेंगे मारा का, ठीक है। मारा जो क्रिया है उसका पद परिचय करेंगे। तो क्रिया का प्रकार इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि उसका कर्म क्या है, रावण, रावण को मारा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। लिंग, पुल्लिंग, मारा पुल्लिंग है, रावण को मारा। वचन, एक वचन। वाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है। और काल कौन सा है इसका, भूतकाल। और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध, कर्ता इसका राम है और कर्म इसका रावण है। तो इस तरीके से हम क्रिया शब्द का पद परिचय करेंगे, ठीक। देखिए लिंग तो आप पहले से, लिंग वचन आपने पहले भी किए, है ना। वाच्य आप बता देंगे, सीधा कर्ता से संबंध है तो कर्तृवाच्य, कर्म से संबंध है तो कर्मवाच्य, भाव की अभिव्यक्ति है किसी तो भाववाच्य। और काल भी पहचानना कोई मुश्किल नहीं है ना। आप इंग्लिश में भी इन्हें पढ़ा होगा, प्रैक्टिस में होंगे आपके ये सब, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो हमारा वाक्य है वो है वह सवेरे उठा। अब यहाँ पर हमने उठा का जो है पद परिचय लिया है। तो क्रिया का प्रकार, अकर्मक क्रिया, लिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, वाच्य, कर्तृवाच्य, काल, भूतकाल, और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के संबंध, इसका संबंध क्या है, उठा क्रिया का कर्ता वह, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम क्रिया शब्दों का पद परिचय करते हैं, इन बिंदुओं को आधार बना करके। और बोर्ड में आपको अपने इसी तरीके से लिख के आना है, इसी क्रम से बिंदुओं को लेते हुए उसका पद परिचय करना है। तो यहाँ तो बच्चों मैंने आपको 2 ही उदाहरण दिए हैं, अन्य जो भेद होते हैं उनका भी इसी तरीके से होता है। और मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो दूंगी जो सभी भेदों के साथ उसमें परिचय किया होगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।